हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने मिडिल क्लासेस की राइजिंग देखी, और जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा वह यह कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका शीर्षक होगा द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी 14 जुलाई 1789 से पहले, उसके 1-2-3 महीने पहले कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या किया, लीड किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को अकर किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो सारे इवेंट्स बने। तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनर टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आने वाले जितने भी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या होंगी, उसी के आसपास बेस्ड होंगी। वो कैसे? जब जब नया लीडर बना पूरे फ्रांस में, ठीक है, चाहे वो लुई 16 हो, चाहे वो मिडिल क्लास से कोई नया लीडर बना हो, ठीक है, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स निकल कर आए हों, ठीक है, सारे लीडर्स ने एक समहाउ कभी ना कभी नई नई तरह की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। ओके, जैसे सबसे पहले बात करेंगे तो एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट था। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजशाही, यानी सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसके अलावा आपको वहाँ पर किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा अधिकार इनके पास होगा, ठीक है, और जितने भी टैक्सेस, जितने भी लीजर लाइफ होगी, ये प्रॉपर तरीके से इसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे और जिएंगे। इस वक्त एब्सोल्यूट मोनार्की के समय में लुई 16 शासन में थे और स्टेट्स जनरल का क्या था, आपको एक कॉन्सेप्ट चला करता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेट जनरल के बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब होता है संवैधानिक, यानी संविधान से चलने वाला सरकार। अब इसमें देखोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और मोनार्की भी है। इसका मतलब क्या? संविधान भी होगा, राजा भी होगा, दोनों होंगे। ठीक है, इस वक्त जो हमारे पूरे देश फ्रांस की सरकार को जो चलाने वाली असेंबली थी उसे हम नेशनल असेंबली कहा करते थे। ठीक है, यानी इस वक्त जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो चला रही थी वो नेशनल असेंबली थी। इसके बाद हमारा फ्रांस क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बना। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य यहाँ पर किसी तरह की कोई भी क्या है, आपको हेरिडेटरी पोजीशन पर शासन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे देश में आप देखते हो, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। यानी कि हम जैसे आम आदमी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उनको डायरेक्टली चुनते हैं, और जिनको चुनते हैं, ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। और इनके पास ये अधिकार होता है कि ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो इनडायरेक्टली समहाउ हम लोगों ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। ओके, आसान भाषा में समझो कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो किसी भी देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, हेरिडिटरी नेचर का नहीं होगा। हेरिडिटरी मतलब वो एक तरीके से परिवारवाद का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, ऐसी आपको गवर्नमेंट हमारे देश की गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप देखोगे ये कहाँ चलता है, ये यूनाइटेड किंगडम में आज भी चलता है, ये आप इंडिया में देख सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान भी है और राजा या रानी भी है। ये आपको भूटान में भी देखने को मिल जाएगा, स्पेन में भी देखने को मिल जाएगा। तो आज के समय में ऐसे देशों में भी ऐसी सरकारें चल रही हैं। ओके, बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक को हम लोगों ने समझ लिया ये किससे कैसे अलग है। यहाँ मोनार्की का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, संविधान से देश चल रहे होते हैं। इसके बाद फ्रांस में किस तरह की नई सरकार आई, वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप की। मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कन्वेंशन चला रही थी। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी, डायरेक्टोरेट चला रहे थे, और एब्सोल्यूट मोनार्की नेपोलियन आपको मिलिट्री डिक्टेटरशिप के आसपास क्या हुआ, आपको ताकतवर बना पूरे फ्रांस में और उसने पूरे फ्रांस की सत्ता संभाल ली। और आपको मैं बता दूं, जितनी भी लड़ाइयाँ थी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, लोगों को अधिकार देने के लिए, ओके, ये सारी लड़ाइयाँ इस बीच हुई। परंतु इस बीच जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी वहीं फिर आकर हम पहुँच जाते हैं। यानी नेपोलियन बोनापार्टे क्या करता है, फिर से एब्सोल्यूट मोनार्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता है। तो ये एक क्या थी, एक टाइमलाइन थी। और बाद में कंजर्वेटिव्स जो नोबिलिटी से रिलेटेड थे वो लोग फिर से फ्रांस को संभाल लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक इवेंट्स ऑफ क्या थी, हमारी सीरीज थी, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की सरकारें आई विभिन्न प्रकार के लीडर के समय में।
जब जब नए नए जैसे जैसे लीडर आते थे, जैसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं वाले लीडर आते थे, वो क्या करते थे, अपनी तरह की सरकार लेकर आ जाया करते थे। तो ये कुछ हमारे क्या थे टाइमलाइन से जिसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत करने से पहले डिस्कस करना चाहता था। आइए अब जानते हैं कि द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन टॉपिक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी आप लोगों ने जितनी सारी वीडियोस देखी और चीज़ों को समझा, ये तो समझ में आ गया होगा कि लुइस 16 टैक्सेस क्यों बढ़ाना चाहता था। लुइस 16 वाज द किंग ऑफ द फ्रांस। ओके, वो टैक्सेस क्यों बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उनके जो जीवन थे, जो लेजर लाइफ थी, लग्जरियस लाइफ थी, उसमें दिक्कतें आ रही थी। और पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे रेवेन्यू से आने हैं। टैक्सेस कौन देता था, टैक्सेस देने वाले जितने भी लोग थे वो आपको थर्ड क्लास के लोग थे। ठीक है, तो पहले के समय में यानी फ्रांस के ओल्ड रिजीम में, मैंने ओल्ड रिजीम का क्या मतलब आपको समझाया था। ओल्ड रिजीम का मतलब ये था कि फ्रांस में कि पुरानी की सोसाइटी 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले की जो सोसाइटी थी उसको ओल्ड रिजीम कहा जाता था। उसमें एक प्रावधान था, एक प्रोविजन था। वो प्रोविजन क्या था कि जब भी टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा पूरे फ्रांस में, ठीक है, तो राजा अकेला ये नहीं कर सकता है। ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग के थ्रू होगी और उस मीटिंग को हम स्टेट्स क्या कहते थे, स्टेट जनरल कहते थे। समझ में आ रहा है। ऐसी मीटिंग जो हमारा हुआ करती थी उसको हम लोग स्टेट्स असेंबली, स्टेट जनरल कहा करते थे। ओके, आप देखोगे स्टेट्स जनरल, ठीक है, इसके मीटिंग बुलानी पड़ती थी और इस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, और इस मीटिंग में आपको तीनों रिप्रेजेंटेटिव आते थे, तीनों यानी फर्स्ट स्टेट से भी, सेकेंड स्टेट से भी और थर्ड स्टेट से भी। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें बैठते थे, बात विचार करते थे। ठीक है, कि टैक्स बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। उसके बाद क्या होता था, टैक्स बढ़ा दिया जाता था। ओके, चलिए अब बात करते कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव अपने क्या है अलग अलग स्टेट से स्टेट्स जनरल में रिप्रेजेंटेटिव आते थे। तो फर्स्ट स्टेट से लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव आते थे, सेकेंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आते थे और थर्ड स्टेट से आपको 600 यानी 600 रिप्रेजेंटेटिव आया करते थे। आसान भाषा में कहें तो जैसे हमारा देश का संसद है, तो हमारे देश के संसद में क्या होता है, हमारे देश के संसद में आपको लोगों को हम चुनते हैं और उनको भेजते हैं वहाँ पर ताकि वो क्या कर सके, हमारे देश के लिए, हमारे लिए निर्णय ले सके। वैसे ही तीनों स्टेट से, चाहे वो क्लर्जी का स्टेट हो, नोबिलिटी का हो या थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल का स्टेट हो, तीनों से कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट्स जनरल में आया करते थे और अपने रीजन्स को क्या करते थे, कह सकते हो आप, रिप्रेजेंट किया करते थे। अब इनकी संख्या की बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं क्या कि किस तरीके से स्टेट जनरल काम किया करता था। ठीक है, पिछली बार जब ये स्टेट जनरल बुलाया गया था तो वो आपको 1614 में बुलाया गया था, याद रखिएगा। अब ये ईयर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। क्यों, क्योंकि 1614 के बाद जो बुलाया गया वो कब, 5 मई 1789 को ये बुलाया गया। तो एक काफी लंबा गैप था इनके बीच में। ठीक है, यानी जो टैक्सेस बढ़ाने थे उसके लिए राजा ने क्या किया, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। एक और बात याद कर लीजिए, ऐसी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ राजा बुला सकता था और किसी के पास कोई अधिकार नहीं था। यानी टैक्सेस बढ़ाने हैं, ठीक है, नहीं बढ़ाने, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ राजा के पास था। ओके, अगर थर्ड स्टेट्स वाले चाहते थे कि टैक्सेस घटाया जाए, ठीक है, या फिर टैक्सेस बढ़ाने के भी पक्ष में अगर थर्ड स्टेट्स वाले होते तब भी वो ऐसी मीटिंग नहीं बुला सकते थे। क्यों, क्योंकि ऐसी मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा के पास था। तो आप आसान भाषा में कह सकते हो समहाउ राजा क्या कर रहे थे कि एक तरीके से यहाँ पर आपको उनकी मोनोपोली थी। ठीक है, वो सारे की सारी चीजें अपने हिसाब से ही उनकी चल रही थी। ओके, अब बात करते हैं ये लोग कैसे रिप्रेजेंटेटिव, कैसे ये आपको वहां पर ये क्या करते थे। स्टेट जनरल हमारा एक क्या था, फ्रांस का पॉलिटिकल बॉडी था। इस पॉलिटिकल बॉडी में, ठीक है, आपको लगभग आप कितना देख रहे हो यहाँ पर 1200 लोग क्या होते थे, 3 स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। अगर इसके हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार थी। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेट, ये हमारा सेकेंड स्टेट, ये हमारा थर्ड स्टेट हुआ करता था। ओके, फर्स्ट स्टेट का मतलब आप क्या समझ रहे हो, फर्स्ट स्टेट का मतलब यह कि फर्स्ट स्टेट्स में हमारे जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सेकेंड स्टेट्स में हमारे जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ओके, वो एक दूसरे के सामने होकर बैठा किया करते थे
और जो थर्ड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे वो इस तरीके से पीछे की ओर से खड़ा हुआ करते थे, यानी उन्हें बैठने का अधिकार नहीं हुआ करता था। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनकी संख्या 300 थी, यह एक दूसरे को फेस करके आपस में बैठते थे इस तरीके से, एक इधर से फेस करता था, एक इधर से फेस करता था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या, हुआ या कि ये जब मीटिंग बुलाई गई तो राजा ने प्रस्ताव लाया, प्रोविजन लाया कि हमें टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए। ओके, ऐसा आपको थर्ड स्टेट्स के जितने भी लोग थे उन्होंने सुना और उन्होंने एक नए तरह की अधिकार की मांग की। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा जो क्या है वोट होगा वो इंडिविजुअल वोट होगा, इंडिविजुअल वोट काउंट किए जाएंगे, यानी हम 600 लोग हैं तो 600 वोट काउंट किए जाने चाहिए। ठीक है, आइए इस पूरे के पूरे स्टेट जनरल के वोटिंग सिस्टम को पहले समझते हैं। ओके, वोटिंग सिस्टम क्या था? वोटिंग सिस्टम ये कि अगर 3 स्टेट्स हैं तो आपको फर्स्ट स्टेट के पास भी 1 वोट का अधिकार है, सेकेंड स्टेट्स के पास भी 1 वोट का अधिकार है और थर्ड स्टेट्स के पास भी 1 वोट का अधिकार है। यानी किसी भी बिल को एक्ट में अगर बनाना, आपको कन्वर्ट करना, बिल मतलब क्या? बिल मतलब एक तरीके का आपको कह सकते हो जो नई प्रोविजन लाई गई है, जिसके लिए आपको प्रस्ताव लाया गया है, उसको हम जब वोट करते हैं यानी वोट करते हैं तब वो एक्ट बन जाता है। आसान भाषा में समझना, यानी अगर मेरे को टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ाने के लिए हमें बिल लेकर आना होगा, बिल को स्टेट जनरल में क्या करना होगा? इंट्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद इस बिल के ऊपर क्या होगी? वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद वो एक्ट बन जाएगा, यानी वो टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना उसका निर्णय ले लिया जाएगा, उसे लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। स्टेट जनरल क्या करता था? स्टेट जनरल में भी बिल इंट्रोड्यूस किए गए और वोटिंग का सिस्टम कैसे था? वोटिंग के सिस्टम में फर्स्ट स्टेट्स के पास 1 वोट, सेकेंड स्टेट के पास 1 वोट और थर्ड स्टेट्स के पास 1 वोट। यानी अगर कोई भी आपको बिल को एक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 3 में से 2 वोट तो चाहिए। 3 में से 2 वोट्स क्या है आपको वहां पर चाहिए ही चाहिए, ताकि आप क्या कर सको? इस पूरे के पूरे बिल को एक्ट बना सको। पर यहां पर आपको जानना क्या है? यहां पर जानना यह है कि ये जो 2 थे, ये दोनों कौन हो जाया करते थे? ये आपको क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग हो जाया करते थे। हम आपको पता है कि अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो उससे किस वर्ग को फायदा होगा? अपर क्लासेस को ही फायदा होगा, यानी क्लर्जी को ही फायदा होगा, नोबिलिटी को ही फायदा होगा। तो जाहिर सी बात है 2 वोट तो आराम से मिल जाएंगे। परंतु जितने भी टैक्स के बर्डन्स थे, ठीक है, या फिर टैक्स बियर करना होता था, वो सारे के सारे थर्ड स्टेट्स के लोगों को करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? थर्ड स्टेट्स की जो 1 वोट थी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ठीक है, समझ पा रहे हो? थर्ड स्टेट्स की वैल्यू जब नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस तरीके की वोटिंग सिस्टम क्या है नहीं फॉलो करेंगे। अब क्या होगा? एक नया वोटिंग सिस्टम लाया जाएगा जिसमें हमें इंडिविजुअल वोटिंग का राइट दिया जाएगा। यानी कि आपके पास भी क्या होंगे? 300 के राइट्स होंगे, 600, और हमारे पास भी 300 के 600 राइट्स होंगे, यानी कुल 1200 वोटिंग होगी। और 1200 वोटिंग में क्या है? जिनके पास ज्यादा वोट पड़ेगा, ठीक है, जिनके पक्ष में ज्यादा वोट आएगा वो क्या हो जाएंगे आपको? ठीक है, वो जीत जाएंगे। समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा कि 2/3 की वोटिंग सिस्टम ना होकर अगर 1200 सदस्य हैं पूरे स्टेट्स जनरल में तो 1200 वोटिंग का ही सिस्टम होना क्या है आपको जरूरी था। और ये जैसे ही थर्ड स्टेट्स ने ऐसा कहा, ठीक है, राजा ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी कोई सिस्टम नहीं होगी, राजा ने इसे टोटली रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही राजा ने इसे रिजेक्ट किया, आपको जो ये थर्ड स्टेट्स के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, इन लोगों ने क्या कर दिया? वो वॉकआउट हो गए, यानी कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया स्टेट्स जनरल को। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, और हम इसमें बनाए गए जितने भी नियम उसका पालन भी नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स जनरल से रिलेटेड हमारे क्या थे? कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, एक और छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं भैया कि जितने भी 600 लोग थे ना थर्ड स्टेट्स में आने वाले, ये क्या थे? आपको प्रोस्पेरस और एजुकेटेड हुआ करते थे, थर्ड स्टेट से आते थे। प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड। प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मतलब क्या? जो ज्यादा टैक्सेस पे कर सकते हैं, जो ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, और उसके बाद जो एजुकेटेड हैं। तो जाहिर सी बात है जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो एजुकेटेड होंगे, तो इनके पास ये अधिकार था।
पूरी थर्ड स्टेट्स की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से आपको जो एजुकेटेड लोग थे, वेल्थीएस्ट लोग थे, सिर्फ उनको यह अधिकार था कि वो क्या है, इस पूरे स्टेट जनरल में पार्टिसिपेट कर सके। तो सवाल उठता है हमारा यह कि क्या बाकी के जितने भी लोग थे थर्ड स्टेट्स में, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी क्या, उनकी आवाजें नहीं सुनी जाती थी क्या? बिल्कुल सुनी जाती थी। ठीक है, हाँ, वो भेजते थे अपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव 600 लोगों को। जब ऐसे मीटिंग हुई थी आपको 5 मई 1789 को, ठीक है, तब उन लोगों ने क्या किया था, अपने 600 लोगों के साथ लगभग 40,000 लेटर भेजा था। ठीक है, ठीक है, इन लोगों में कौन से लोग थे? पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, ठीक है, छोटे लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, जितने भी ये छोटे छोटे तरह के आपको वुमेन्स थी, ठीक है, ये जितने भी आपको छोटे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व लोग थे, ठीक है, थर्ड स्टेट से, उन लोगों ने खत लिखा, लगभग 40,000 खत, और वो 600 रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने अपना दिया और बोला कि आप इनको क्या करोगे, स्टेट्स जनरल में हमारी तरफ से आप प्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी स्टेट जनरल की कहानी थी जो 5 मई 1789 को हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जनरल अब भंग हो चुका है, ठीक है, यानी वो एबोलिश्ड हो गया, डेमोलिश्ड हो गया। उसकी बातों को कौन नहीं मानने के लिए तैयार है? उसकी बातों को थर्ड स्टेट्स के लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा? तो जितने भी ये 600 लोग थे थर्ड स्टेट से, जितने भी 600 लोग थे, उन लोगों ने खुद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, किनका? पूरे फ्रांस का, पूरे नेशन का, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इन लोगों ने खुद को कहा कि हम फ्रांस के क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम लोग अब क्या करेंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस का। समझ में आया? 20 जून की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 20 जून को वो कहां पहुंचते हैं? 20 जून को वो क्या एक हॉल में पहुंचते हैं। वो और हॉल कौन सा होता है? वो हॉल होता है आपको एक इंडोर टेनिस कोर्ट का। ठीक है, हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट। और ये कहां सिचुएटेड था? ये आपको वर्साई के ग्राउंड में, ठीक है, वर्साई क्या है? वर्साई शहर था आपको फ्रांस का, ठीक है, इट वाज अ सिटी ऑफ फ्रांस। ठीक है, वहां पर आपको क्या हुआ, उन लोगों ने एक इंडोर टेनिस कोर्ट आप अगर देखे होगे जहां टेनिस खेला जाता है, तो वो एक पूरा एक कोर्ट होता है। तो इंडोर का मतलब क्या? वो अंडरग्राउंड, मतलब वो क्या था, आपको कह सकते हो कि वहां पर आपको पूरी तरीके से ऐसे बनाया गया था कि बारिश से बच सकते हैं, इसलिए उसे इंडोर कहा जाता था। ठीक है, उसके हॉल में सारे 600 लोग क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हो गए, जैसा अभी आप इमेज में देख रहे हो, यही वो हॉल है, यहीं पर उन लोगों ने वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने क्या किया? खुद को नेशनल असेंबली के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नेशनल असेंबली ने क्या किया, आपको स्टेट्स जनरल, जो इससे पहले जो हमारे मीटिंग करने के स्थान थे, उसको बदल दिया, और उसको बदलने के बाद एक नया आपको असेंबली बनाया, जिसे उन लोगों ने नेशनल असेंबली कहा, और ये प्रण लिया। ठीक है, आप कह सकते हो एक शपथ ली यहाँ पर बाकी जितने भी 600 रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने, कि अब वो क्या करेंगे, फ्रांस का संविधान का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है, यानी वो उन्होंने कहा कि जब तक वो फ्रांस के संविधान का ड्राफ्ट यानी संविधान को बनाते नहीं है, तब तक वो क्या है, आपको वो शांत नहीं बैठेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एब्सोल्यूट मोनार्की यानी पूरी तरीके से राजशाही, राजा सिस्टम, और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संविधान और राजा दोनों का होना, एक ऐसा सिस्टम में हम बढ़ रहे हैं। तो जितने भी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने यह प्रण किया कि वो अब संविधान बनाकर ही क्या करेंगे, छोड़ेंगे। और संविधान क्यों बनाएंगे? संविधान इसलिए बनाएंगे क्योंकि राजा के पास जो अनलिमिटेड पावर थी उसको लिमिट करना बहुत जरूरी था, लिमिटेड पावर बनाना जरूरी था। ठीक है, यानी जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी तो राजा के पास कह सकते हो आप एब्सोल्यूट पावर भी तो था। ठीक है, परंतु जैसे ही एब्सोल्यूट से वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बनी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार, तो कॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से कागजों पर बहुत सारे नियम लिखे गए और उसी नियम के अनुसार राजा को भी चलना था। ठीक है, यानी राजा के पद से राजा को हटाया नहीं गया था अभी।
ठीक है, यानी राजाशाही और लुई 16 को वहाँ रखा गया, ठीक है, परंतु उनके पावर को थोड़े कम कर दिए गए, घटा दिया गया। तो इस तरीके से हम क्या हो गया आपको कि आप देखोगे एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हम बढ़ गए। अब दो लीडर्स का नाम मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। दो लीडर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस लिए, क्योंकि उन लोगों ने इन 600 लोगों को और पूरे फ्रांस को लीड किया था। कब, ऐसे इस सिचुएशन में, ठीक है। आपने देखा कि स्टेट्स जनरल को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली बनाया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई, ठीक है। किसने बनाया, आपको थर्ड स्टेट्स से आने वाले 600 जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने बनाया, ठीक है। और इसमें आपको जानना क्या है कि इन 600 लोगों को लीड किसने किया था। तो दो मैं ऐसे लीडर का नाम बता रहा हूं जो खुद फर्स्ट और सेकंड स्टेट से आया करते थे, वो थर्ड स्टेट से नहीं थे, ठीक है। पहले जो लीडर का नाम है वो है मिराबियो। मिराबियो ये कौन थे, एक नोबल थे, यानी नोबिलिटी से आया करते थे, सेकेंड स्टेट से आया करते थे, ठीक है। और इन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं उसको क्या है, खत्म किया जाना चाहिए, उसको पूरी तरीके से आपको क्या है, आपको हटा देना चाहिए फ्रांस से। और इन्होंने काफी पावरफुल स्पीचेस दिए लोगों के बीच, पावरफुल स्पीचेस लोगों के बीच इन्होंने क्या किया, अपने डिलीवर किए। और इन पावरफुल स्पीचेस की बदौलत मिराबियो क्या हो गए, आपको लीडर बन गए, किनके, थर्ड स्टेट्स के। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि पूरा का पूरा थर्ड स्टेट्स फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहा था। और उन थर्ड स्टेट्स को कौन लीड कर रहे थे, दो लोग जो आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से ही आते थे। पहला हम लोगों ने देख लिया मिराबियो जो एक नोबल थे, और दूसरे अब हम लोग बात करेंगे, उनका नाम है एब्बे सियाज। एब्बे सियाज ये कौन थे, ये क्लर्जी थे। क्लर्जी में भी कौन, प्रीस्ट मतलब पंडित, ठीक है, यानी जो आपको चर्च में आपको फादर ये सब होते हैं उनको प्रीस्ट कहा जाता है, उन्हें हम पंडित कहते हैं। तो क्लर्जी बेसिकली वैसे भी फादर और चर्च के ही लोग थे, ठीक है। तो एब्बे सियाज जो क्लर्जी थे, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, इन्होंने भी काफ़ी मजबूती से, ठीक है, अपने आवाज़ उठाया, लोगों के लिए भलाई के लिए आवाज़ उठाया। इन्हें ऐसा लगता था कि वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, परंतु थर्ड स्टेट्स वालों के साथ सही नहीं हो रहा है, ठीक है। उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें जिस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितने वो हक रखते हैं, वो चीज़ें उनको नहीं दी जा रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत मजबूती से मिराबियो के साथ मिल करके पूरे थर्ड स्टेट्स को लीड किया, पूरे फ्रांस को लीड किया और नेशनल असेंबली की स्थापना की। और इसी नेशनल असेंबली ने बाद में कई सरकारें बनने में क्या है, आपको योगदान निभाया। इन्होंने एक पैम्पलेट बनाया जिसमें उन्होंने लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। पैम्पलेट आप समझते हो, पैम्पलेट मतलब एक तरीके का पर्चा, जिसमें क्या होता है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। एक पर्चा जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें उन्होंने लिखा क्या, व्हाट इज थर्ड स्टेट, और उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया, लोगों तक फैलाया। ये पैम्पलेट बहुत दूर दूर तक बांट दिए गए, ठीक है, गली मोहल्ले सभी तक पहुंच गए। और इस तरीके से ये क्या, इन्होंने अपने विजन को, ठीक है, लोगों तक पहुंचाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा। और जो कंजर्वेटिव नेचर के लोग थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। तो ये हमारे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, देखा, यानी किस तरीके से स्टेट्स जनरल जिसे राजा चलाया करता था, उसको क्या हो गया, बदल कर उसको रिप्लेस कर हम लोग नेशनल असेंबली अभी तक हम देखें ये बन चुका है, ठीक है। और इसको बनाने में थर्ड स्टेट्स के 600 लोगों का रोल रहा है, और इनमें भी दो लोगों का बेहद ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक है मिराबियो, ठीक है, जो नोबल थे, और एक थे एब्बे सियाज जो क्लर्जी थे, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि इस वक्त और भी कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है। एक तरफ फ्रांस के कुछ लीडर्स फ्रांस के संविधान को बनाने में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ फ्रांस की पूरी जनता एक त्रासदी से गुजर रही थी। त्रासदी मतलब एक ट्रबल। अब ट्रबल मैं क्यों कह रहा हूँ, ट्रबल कहने के पीछे की मुख्य वजह क्या है, तो कुछ पूरे फ्रांस में कुछ रीजन्स में सीवियर ठंड पड़ने की वजह से, यानी कठोर ठंड पड़ने की वजह से वहाँ के जो फसल थे
वहाँ के जो आपको फूड क्रॉप्स थे, फूड ग्रेन से सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। अब ऐसा जब हुआ तो पूरे फ्रांस में एक त्रासदी फैली और फूड के जो जितने भी हमारे क्या थे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस, वो उसके शॉर्टेज देखने को मिल गए। इसके साथ साथ जो बेकर्स थे, यानी जो ब्रेड बनाते थे, इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन करते थे, उन लोगों ने होर्डिंग चालू कर दी। व्हाट डू यू मीन बाय होर्डिंग्स? होर्डिंग का क्या मतलब होता है? होर्डिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट्स को क्या करना, छुपा कर रखना, चोरी छुपे उसका गोदाम क्या करना, उसको जमा करना, उसे भरना। तो होता क्या है, जब मार्केट में प्रोड्यूसर्स या फिर बेकर्स जो फ्रांस में ब्रेड बनाया करते थे, तो बेकर्स ने क्या किया, जितने भी हमारे उनके जो ब्रेड्स थे या फिर उनके जो वीट थे, उसको उन्होंने होर्डिंग करना चालू किया, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी कमी हो गई। मार्केट में ब्रेड की कमी हुई, तो ब्रेड की कमी होने की वजह से उसके प्राइसेस और भी बढ़ गए। इस इकोनॉमिकल टर्म को मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की कमी होती है तो उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और उसी मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, चूँकि प्राइसेस के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, लंबी कतारों में वहाँ की जो महिलाएं थी फ्रांस की क्या किया करती थी, लाइन लगा करती थी ताकि उन्हें ब्रेड का कुछ टुकड़ा मिल जाए उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए। परंतु वो नहीं होने की वजह से और काफ़ी लंबे समय इंतज़ार करने की वजह से उन लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे दुकानों पर जो बेकर्स के शॉप्स थे उस पर उन लोगों ने स्टॉर्म कर दिया, हमला कर दिया। और ऐसा करने के बाद फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना भेजी ताकि जितने भी विद्रोह इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस के हो रहे थे उसे रोका जा सके। परंतु हुआ यूँ कि लोगों के बीच एक रूमर्स फैल गया, रूमर्स यानी अफवाह फैल गई कि फ्रांस की सेना उन्हें क्या करने आ रही है, नुकसान पहुंचाना आ रही है, उन्हें गिरफ्तार करेगी, उन्हें आपको वो मारेंगी, पीटेंगी, ओके, जेल में डालेंगी। अब इस रूमर्स को फैलने में बहुत ही कम समय लगा, और ऐसा होते ही क्या हुआ, पूरे फ्रांस में लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट की चीज़ें थी, उस पर हमला चालू कर दिया। अब यही डे था हमारा 14 जुलाई। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, आप देखोगे 5 मई जब स्टेट्स जनरल की पहली मीटिंग हुई, तो 5 मई से अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ, 14 जुलाई। 14 जुलाई के दिन क्या हो गया, लोगों के बीच रूमर फैलने की वजह से उन लोगों ने बास्तिल के किले को ढहा दिया। और बास्तिल के किले को कैसे ढहाया गया, ठीक है, बास्तिल के किले से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले वीडियो में आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, एक और भी घटना इसके साथ फैली कि कंट्री साइड क्या है, कंट्री साइड यानी फ्रांस के जो देहाती क्षेत्र थे, गांव वाले क्षेत्र थे, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी लोग थे उनके बीच ये घटना ये आपको रूमर्स फैल गई कि जो मालिक हैं, खेतों के मालिक हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। अब होता क्या था कि फ्रांस में अगर ये खेत है, ठीक है, तो इस खेत के क्या हो जाएंगे, आपको एक ऑनर हो जाएंगे, और वो ओनर क्या करते थे, यहाँ पर आपको इस खेत को ऑन करते थे और यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे आपको वर्कर्स हो रखा करते थे। और ये वर्कर्स क्या करते थे, ये वर्कर्स प्रोडक्शन करते थे, ऑनर्स की मदद करते थे, कुछ वेजेस लेते थे और अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते थे। बट इन कंट्री साइड में, इन देहाती क्षेत्रों में हुआ कि लोगों के बीच रूमर फैला कि ये जो ऑनर्स हैं वो अपने क्या हैं, गैंग्स के साथ या फिर कुछ लोगों के साथ क्या करने आ रहे हैं, इस फसल को बर्बाद करने आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे रूमर्स फैलने की वजह से जितने भी थर्ड स्टेट्स के लोअर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व लोग थे उन लोगों ने क्या किया, ऐसे ऑनर के ऊपर ही हमला चालू कर दिया, यानी उनके घरों पर हमला कर दिया, उनके आपको कह सकते हो कैशल के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करके वहाँ पर स्टॉक की गई, होर्ड किए गए जितने भी फूड क्रॉप्स थे, फूड ग्रेन्स थे, उन सारे को उन लोगों ने लूट लिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ें लूट ली और उन पर हमला भी किया। अब जान बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, ऑनर्स थे, ठीक है, अपर क्लासेस के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस को छोड़ दिया और दूसरे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग गए। ओके, क्यों भागे, क्योंकि उनको अपना जान बचाना था, बच्चों के अपने जान को, अपने सर्वाइवल को लोग बचाने के लिए वहाँ से भागे। इसके बाद क्या हुआ कि इतने ज़्यादा घटना को बढ़ जाने की वजह से लुईस 16 को आखिरकार नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ा। नेशनल असेंबली वही जिसने स्टेट्स जो जनरल था, ठीक है, उसको उसने रिप्लेस किया था।
आखिर लुईस 16 ने कहा कि ठीक है, नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया जो संविधान है, जो 1791 में जाकर तैयार हुआ, उसे वो स्वीकार करते हैं और उसमें जितनी भी आपको पावर्स उनको प्रोवाइड की जाएगी, उसी पावर के पैटर्न पर, उसी पावर के हिसाब से वो क्या करेंगे, फ्रांस में रूल करेंगे और उस संविधान के हिसाब से ही क्या करेंगे, वो चलेंगे। तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट थे जो अभी इससे जुड़े हुए थे। अब आइए बात करते हैं 4 अगस्त की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं 4 अगस्त। तो 4 अगस्त के दिन क्या हुआ यूँ कि नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ख़त्म कर दिए। फ्यूडल सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। जितनी भी ऑब्लिगेशंस लगाई गई थी थर्ड स्टेट्स पर वो ख़त्म कर दिए। इसके अलावा जितने भी टैक्सेस थे वो भी क्या कर दिए, उन लोगों ने एबलिश कर दिए। और इसके साथ साथ जो क्लर्जी थे, यानी फर्स्ट स्टेट्स के जो लोग थे, उन लोगों ने भी अपनी जितने भी प्रिविलेजेस थी उसको गिव अप कर दिया। उसके पीछे की वजह यह थी कि थर्ड स्टेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको आक्रोश था। तो डर से फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की, जिनकी जनसंख्या बहुत कम थी थर्ड स्टेट्स के मुकाबले, उन लोगों ने अपने जितने भी प्रिविलेजेस थे उसको गिव अप कर दिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। टाइद नाम करके जो टैक्स थे उसको भी पूरी तरीके से एबलिश कर दिया। और चर्च के पास जितनी ज़मीनें थी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ठीक है, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया था कि जो ज़मीन का बंटवारा था पूरे फ्रांस में, अमीरों के पास ज़्यादा था और गरीबों के पास कम था। जबकि जनसंख्या के हिसाब से अमीर कम थे और गरीब ज़्यादा थे। तो एक डिसबैलेंस क्या था पूरे फ्रांस में क्रिएट होने की वजह से जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी और जो कह सकते हैं कि एक लिविंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी, वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई थर्ड स्टेट्स के जितने भी लोग थे वो लोग आक्रोश में आकर के फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स पर उन लोगों ने हमला कर दिया। इस जो जितने भी लैंड्स निकले चर्च के पास से, उन सारे लैंड्स को क्या किया गया, आपको गवर्नमेंट के पास रख दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट के पास उन सारे लैंड्स को कन्फिस्टिकेट किया गया। और इस तरीके से गवर्नमेंट कौन थी उस वक्त की, नेशनल असेंबली गवर्नमेंट चला रही थी उस वक्त की। और ये गवर्नमेंट कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गवर्नमेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको लगभग 2 बिलियन लिवरे, जी हाँ, ये उतना ही कर्ज है जितना आपको फ्रांस के ऊपर स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अमेरिका में क्या है, आपको ब्रिटेन से लड़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ने की वजह से उनके ऊपर डेप्ट हो गया था, कर्ज हो गया था। तो इतना ज़्यादा उन लोगों ने क्या किया, आपको एसेट्स को एक्वायर्ड किया। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स बेसिकली हम कह सकते हैं धन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में, फॉर्म्स विच मीन्स दैट वो ज़मीन भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो कैश हो सकता है। तो एसेट्स जहाँ से पैसे बनते हों उसे हम एसेट कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 2 बिलियन लिवरेज का एसेट्स क्या किया इन लोगों ने, आपको एक्वायर किया। तो कुछ हमारे क्या थे, आपको इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से आपको जो हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की है, वो एब्सोल्यूट मोनार्की से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स थे। यानी संविधान बनाया गया, परंतु इस संविधान में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई, ठीक है, राजा को कितना पावर दिया गया, आखिर कौन से लोग नेशनल असेंबली में चुन कर जाते थे और इनको चुनने वाले लोग कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।